चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो महान्यवादी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के बारे में। आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो विधि अधिकारी होता है 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है भारत का महान्यवादी, भारत का महाधिवक्ता, एक होता है भारत का अपर महाधिवक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बोलेगा कि जो भारत का महान्यवादी होगा किस अनुच्छेद में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76 में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे प्रथम महान्यवादी कौन थे, तो कौन थे? MC शीतलवार थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत सरकार की कानूनी विषयों पर परामर्श कौन करता है? देखिए भारत सरकार का जो कानूनी विषयों पर परामर्श करने का अधिकार केवल और केवल महान्यवादी को होता है, अटॉर्नी जनरल को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम, तो भारत का महान्यवादी ही होता है। ठीक है, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यवादी, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो महान्यवादी मतलब कि किसका विधि सलाहकार होता है, ध्यान रखिएगा। विधि सलाहकार तो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी को सौंपे गए कार्य। देखिए राष्ट्रपति होता है जो महान्यवादी होगा, आर्टिकल 76 में, ध्यान रखिएगा, उनको जो कार्य सौंपा गया था, जो काम करेंगे, क्या क्या काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर जो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के दौरान जो राष्ट्रपति की तरफ से वकालत करेगा, यही व्यक्ति करता है महान्यवादी जो होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 143 में क्या है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह लेने की शक्ति होती है। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो सलाह देंगे उसको मानना या न मानना राष्ट्रपति के हाथ में होगा, वो अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सरकार के संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई अधिकार। देखिए इसका सुनवाई का अधिकार जो महान्यवादी का होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यवादी किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है? देखिए फ्रेंड्स, जो महान्यवादी होता है राष्ट्रपति के मन मुताबिक कार्य करेगा तो अपने पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है ना। जब तक राष्ट्रपति का मन करेगा तब तक वो पद पर बना रहता है, आर्टिकल 76 का 4 का आता है। ठीक है, देखिए भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई समिति भाग लेने और संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार होता है, परंतु ध्यान रखिएगा वोट देने का अधिकार नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। जो महान्यवादी होगा वह जा कर के संसद में बैठ सकता है। ठीक है, संसद की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब वोटिंग का समय होगा, कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा संसद में, तो उसमें वोट नहीं कर सकता है ये व्यक्ति जो मतलब महान्यवादी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉलिसिटर जनरल। देखिए फ्रेंड्स, सॉलिसिटर जनरल मतलब जनरल कौन होता है? तो महान्यवादी का अधीनस्थ होता है। क्या होता है अधीनस्थ? माने क्या होता है? उसके नीचे वाले, ठीक है ना, उसको अधीनस्थ बोलते हैं। वर्तमान में महान्यवादी कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, R वेंकट रमनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या बोलता है कि महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो महान्यवादी का पद होता है विधिक होगा, संवैधानिक होगा, गैर संवैधानिक होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ का संविधान में वर्णन किया जाता है उसको संवैधानिक बोलते हैं। तो अनुच्छेद 76 के तहत इसका वर्णन किया गया है, तो यह एक संवैधानिक पद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जबकि महाधिवक्ता, लेकिन महाधिवक्ता होता है वो संवैधानिक पद न होकर के वो वैधानिक पद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा यह पॉइंट को। ठीक है, महान्यवादी संवैधानिक, महाधिवक्ता बोलेगा तो ध्यान रखिएगा वह वैधानिक पद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक नीचे में एक शब्द लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के बारे में। ठीक है, देखिए अवकाश प्राप्ति के पश्चात जब नियंत्रण और महालेखा परीक्षण जब अपना छुट्टी मतलब कि प्राप्त करता है, उसके बाद में
कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। यह महाधिवक्ता के बारे में मतलब कि कहा गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन थे? ध्यान देखिएगा, प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण तो बी नरहरि राव थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत के वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन है? संजय मूर्ति को ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ध्यान देखिएगा, जो राज्य सरकार हो जाएगा, राज्य सरकार को जो मतलब कि कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो महाधिवक्ता देता है, ठीक है ना। एडवोकेट जनरल इसको हम बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संसद के लोक सेवा समिति, ठीक है ना, लोक सेवा समिति जो होता है पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक की उपस्थिति मतलब कि उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG कैग पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा, यह संविधान द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल, ध्यान रखिएगा, इसका 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त तक मतलब कि धारण कर सकता है, ठीक है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का मार्गदर्शन होता है, ध्यान रखिएगा, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसका मार्गदर्शक होता है? ध्यान रखिएगा, वह लोक सेवा समिति का होता है, ठीक है, लोक लेखा समिति। देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति बोलेगा तो सन 1919 को स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, भी ध्यान रखिएगा। राज्य एवं केंद्र सरकारों के खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? देखिए, जो राज्य खर्चा करेगा और केंद्र से खर्चा करेगा उसका जो वित्तीय खर्चा का जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण ही करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पेंशन एवं भत्तों के बारे में तो भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, संचित निधि कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 266 में जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के संबंधी जो अनुच्छेद होगा उसको देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 148 क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए, जो आर्टिकल 148 में लिखा गया है कि भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति एवं पद मुक्ति के बारे में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 149 में क्या लिखा गया है फ्रेंड्स? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कार्य एवं शक्ति, क्या कार्य होगा, इनका क्या काम होता है, क्या शक्तियाँ हैं, उसके बारे में 149 बताता है, ठीक है। 150 क्या बताता है फ्रेंड्स? देखिए, संघ एवं राज्य लेखा मतलब कि राज्यों के लेखा प्रमुख संबंधी राष्ट्रपति के सलाह को, ठीक है ना, ठीक है। आर्टिकल 151 क्या कहता है फ्रेंड्स? आकांक्षण जो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सौंपता है 151 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।